दोस्तों नमस्कार। राजनीति मैनेज की जा सकती है, चुनावी जीत मैनेज की जा सकती है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था कैसे मैनेज की जाएगी जब प्रधानमंत्री हो, देश के वित्त मंत्री हो, आरबीआई के गवर्नर हो, शेयर बाजार पर निगरानी रखने वाली सेबी संस्था हो, सभी ने खामोशी बरत रखी हो तो? और यह खामोशी क्यों बरती जा रही है? एक के बाद एक अर्थव्यवस्था डामाडोल खुले तौर पर नजर आने लगी है और यह सवाल धीरे धीरे कहीं ज्यादा बड़ा होने लगा है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के मानचित्र पर स्टेबल है भी या नहीं है, या सिर्फ मैनेज जो किया जाता था वही आंकड़ों के आसरे एक चकाचौंध दुनिया को दिखा दी गई। और वर्ल्ड बैंक हो या फिर आईएमएफ हो या फिर यूरोपियन बैंक ही क्यों ना हो, सभी ने माना कि भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी के लिहाज से शानदार आंकड़ों में जीती है। एफआईआई के आंकड़े अभी भी भारत के बेहद शानदार हैं। लेकिन यह सवाल कौन पूछेगा, तब रुपया नीचे क्यों जा रहा है? आरबीआई के गवर्नर हैं कहां पर? शेयर बाजार एक झटके में इतना लंबा चौड़ा गोते लगा लेता है कि पता चलता है शाम तक कि दरअसल 12 लाख करोड़ रुपए एक दिन में डूब गए। लेकिन उसके भीतर का सच और ज्यादा त्रासदीदायक है। अगर आप पोर्टफोलियोज के लिहाज से देखिएगा तो कल जो 1000 अंक से ज्यादा नीचे गिरा, सही मायने में वह 4000 अंक से ज्यादा नीचे चला गया। कितने पैसे किसके डूब गए, सवाल अब यह नहीं है। सवाल तो यह है कि इस देश की वित्त मंत्री हैं कहां पर? क्या वो बजट तैयार कर रही हैं और बजट के जरिए वो ताना बाना बुना जा रहा है? मुश्किल सवाल है, क्योंकि बजट के जरिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस दौर में एक दशक के बाद 10 ट्रिलियन डॉलर की भारत की इकोनॉमी होगी, इसका दावा हवा में उछाल दिया है। ठीक वैसे ही जैसे 2018 में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को 2025 में हो जाना चाहिए। लेकिन क्या वाकई 2025 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो रफ्तार चाहिए ग्रोथ की, वह रफ्तार है नहीं। तो क्या वाकई भारत की राजनीति ने सत्ता के जरिए एक ऐसी परिस्थिति देश में पैदा कर दी है जहां पर खुले तौर पर नजर यह आने लगे कि दरअसल राज्य दर राज्य चुनाव में जो मुफ्त में बांटा जाता है वो इस देश के टैक्स पेयर का पैसा है और सरकार के पास दूसरे कोई उपाय बच नहीं पा रहे हैं? या फिर ये तिकड़में अपनों को बचाने के लिए है? जो अपने डूब रहे थे, तो क्यों नहीं इस देश की इकोनॉमी को ही एक वक्त धरातल पर ले आया जाए और एक वक्त के बाद रुपए की कीमत को ही कम कर दिया जाए, डिवैल्यूएशन कर दिया जाए। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शुरुआती दौर में यह लग सकता है कि भारत की डूबती अर्थव्यवस्था की तरफ या तो सरकार का ध्यान नहीं या सरकार से संभल नहीं रहा है। और सरकार से संभल नहीं रहा है, इसको आज एक एक करके समझिए और फिर समझ पाएंगे कि दरअसल सरकार का नजरिया है क्या। रायसीना हिल्स की ऊपर चढ़ते वक्त आपके बाईं तरफ साउथ ब्लॉक है। प्रधानमंत्री का कार्यालय वहीं पर है। लाल दीवारों के भीतर चर्चा किस बात की हो सकती है, जरा आप कल्पना कर सकते हैं? कल्पना यह हो रही है कि शेयर बाजार के ऊपर निगरानी रखने वाली संस्था सेबी का अगला चेयरमैन कौन होगा। 1 फरवरी को माधवीपुरी बुच का टर्म पूरा हो जाएगा। उसके बाद जिस व्यक्ति को लेकर आना है, क्या वो किसी कॉरपोरेट या अंतर्राष्ट्रीय बैंक को संभालने वाला रहा हो, या फिर इस देश के भीतर किसी आईएएस को ले आया जाए, यह नियुक्ति पॉलिटिकल होगी। क्योंकि इस दौर में सेबी पर जितने भी निशाने साधे गए उसमें पार्लियामेंट तक के भीतर जवाब दे पाने की स्थिति में सरकार आई नहीं और पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने माधवी बुच आई नहीं। यानी शेयर बाजार के भीतर जो हिचकोले खाए जा रहे हैं और जो बड़ी तादाद में निवेशकों के सामने यह संकट है कि इस देश में धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था जब बना दी गई कि आपका पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट कर पाएंगे नहीं, तो ऐसे में आपने शेयर बाजार की तरफ देखना शुरू किया। और उसके बाद शेयर बाजार में जिस तरीके से विदेशी निवेश का जो पैसा लगा हुआ था वो धीरे धीरे गायब होने लगा, तो डोमेस्टिक तौर पर भी जो पैसा लगा रहे थे वह भी धीरे धीरे गायब होते चले गए।
और इन परिस्थितियों के भीतर जो सरकार के साथ खड़े हुए कॉरपोरेट हाउसेस थे वह भी कटघरे में खड़े हो गए। क्या आपको जानकर यह हैरत होगी कि एलआईसी और एसबीआई खास तौर से अडानीज के शेयर जो खरीदते रहे और एक मैनिपुलेशन इस देश के पीएसयूज के जरिए चलते रहा, उसको लेकर सरकार की घिग्गी अब इसलिए बंद गई कि अब सीधे तौर पर शेयर ना खरीदे जाएं। तो एलआईसी और एसबीआई किसके शेयर खरीदेंगे? वो शेयर खरीदने लगे उन शेयरों को जिनको अडानीज किसी दूसरी कंपनी के शेयर बेच रहा है। 200 रुपए में शेयर लिए 400 रुपए में बेच रहे हैं। तो खरीदेगा कौन? तो एलआईसी खरीद लेगा। यानी इनडायरेक्ट वे में भी लाभ दिया जा सकता है और यह दिया जा रहा है। तो आइए आज जरा एक एक परिस्थितियों के हिसाब से समझने की कोशिश कर ली जाए। जब मनमोहन सिंह इस देश के वित्त मंत्री और उसके बाद प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस देश की इकोनॉमी को लेकर जनता से खुद को जोड़े रखा, यह कहकर मैं इकोनॉमिस्ट हूं और मैं समझता हूं। इसीलिए याद कीजिए जिस वक्त डॉलर 62 रुपए हो गया और इस देश के भीतर शोर मचने लगा, राजनीतिक तौर पर संसद के भीतर और बाहर भी, और यह सवाल उठने लगे कि अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट और सरकार का जो घाटा है वो बढ़ता चला जाएगा। जो इस देश के भीतर से बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं, जो अपना माल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की दिशा में ले जाते हैं, सब कुछ महंगा हो रहा है। तो समझाने के लिए 30 अगस्त 2013 को उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सामने आए। उन्होंने ग्लोबल परिस्थितियों का जिक्र किया, डोमेस्टिक फैक्टर्स बतलाए और भरोसा दिया कि किस तरीके से इकोनॉमी को हम थामेंगे। लेकिन मौजूदा वक्त में इस देश की इकोनॉमी को लेकर क्या प्रधानमंत्री किसी बात का जिक्र कर रहे हैं? इस देश के वित्त मंत्री कहां हैं? हम आप दोनों खोजते हैं। इस देश में आरबीआई के नए गवर्नर मल्होत्रा साहब जो आए हैं, उनके जरिए कोई बात पद संभालने के बाद क्या आ पाई है? हो सकता है आप तो चेहरा भी ना जानते हो और सामान्य तौर पर आरबीआई के गवर्नर का चेहरा कोई जानता नहीं है। लेकिन इससे पहले के जो गवर्नर थे वो बार बार दिखाई देते थे, बताते थे, संवाद बनाने की कोशिश करते थे और जो भी आंकड़ों का हेरफेर होता था उसको वो संभाल लेते थे। राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के प्रिय भी थे। लेकिन अब स्थिति नए गवर्नर के सामने क्या मुश्किल है? और इन परिस्थितियों के भीतर जब सबकी नजर इस बात को लेकर है कि 20 जनवरी को जब ट्रंप राष्ट्रपति पद संभालेंगे उसके बाद जो भारत से माल अमेरिका जाता है उसके टैरिफ का क्या होगा, और अमेरिका कहीं रूस पर पाबंदी और कड़ी ना कर दे, खास तौर से तेल को लेकर, तो जो क्रूड ऑयल रूस से आ रहा था और भारत की इकोनॉमी को बचा रहा था, कहीं वह सदमे में तो नहीं आ जाएगा? और भारत की इकोनॉमी सही मामले में जो इंपोर्ट किया जाता है क्रूड ऑयल उस पे चलती है। तो जब हमने जिक्र इस बात का किया है कि एक एक करके आप जरा समझने की कोशिश आज कर लीजिए, तो हमें लगता है सबसे पहले तो यह समझिए कि दुनिया के स्टेबल इकोनॉमी की देशों में भारत का नंबर पहले 10 में नहीं है। स्टेबल इकोनॉमी में पहले 20 में भी नहीं है, पहले 50 में भी नहीं है। यानी जिस इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन विकसित भारत बनाने की दिशा में बढ़ने का जिक्र हो, उसको लेकर तैयार की गई लिस्ट में अगर भारत कहीं नजर नहीं आता है तो यह इकोनॉमी पॉलिटिकल वे में क्यों चल रही है और कैसे चल रही है, इस ग्राफ को आप देख लीजिए, जिससे आप समझ पाएंगे। पहले नंबर पर यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, फिर स्विट्जरलैंड है, फिर जर्मनी है, फिर कनाडा है, फिर जापान है। यह टॉप 5 स्टेबल इकोनॉमी है। अमेरिका का नंबर 13वें नंबर पर आता है, ब्रिटेन का नंबर 16वें नंबर पर आता है, चीन का नंबर 19वें नंबर पर आता है, रूस का नंबर 31 पे आता है। भारत कहीं नहीं है। देख लीजिए एक बार, इस लिस्ट को देखना चाहिए। अब आपके भीतर यह सवाल होना चाहिए, आईआईपी के आंकड़े बड़े शानदार हैं, जीडीपी के आंकड़े बहुत शानदार हैं, एफआईआईज के इन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार बार बार कहती है नहीं नहीं वो पैसा नहीं निकाल रहे हैं, डोमेस्टिक तौर पर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसको लेकर सरकार कहती है बहुत शानदार है,
सरकार कहती है कि देखिए हमने नौकरियां इतनी दे डाली, और आप आरबीआई के आंकड़ों को देख लीजिए। इन तमाम परिस्थितियों में जो सच सामने निकल कर आता है वो बतलाता है कि भारत का रुपया डॉलर के सामने कहीं टिक नहीं पा रहा। और आप सोच रहे होंगे इसका असर क्या होता होगा, इसका असर क्या होता होगा और ये कैसे चीजें चलती हैं, इसके लिए दो तीन बातों को पहले और समझ लीजिए। इस देश के भीतर में इस फाइनेंशियल ईयर में जो अप्रैल के बाद से शुरू हुआ, उसमें इस देश में जो बैंक से कर्जा लेते थे उनमें लगभग 13% की कमी आ गई। दिसंबर तक, अप्रैल से दिसंबर के बीच में 13% लोग कम हो गए जो अब बैंक से लोन भी ले पाने की स्थिति में नहीं है। लोन लेना चाहते हैं, ले नहीं पाते हैं। जो गाड़ियों पर लोन लिया जाता था वो तकरीबन 17% कम हो गया। जो रिटेल लोन लिया जाता था, खुदरा लोन लिया जाता था, उसमें भी लगभग 13-14% की कमी आ गई। और 5 ट्रिलियन का सपना संजोते संजोते हम 10 ट्रिलियन पर चले गए। और रुपया जिसका हमने जिक्र किया 2013 में जब 62 हुआ था, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तब के इस देश को संवाद बनाने आ गए थे। लेकिन आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब वो ₹86.86 यानी 86.50 से ज्यादा, तकरीबन 86.70 पैसे पर पहुंच चुका है। एक्सचेंज रेट में आइएगा तो किसी भी बैंक से जब आप एक्सचेंज करने जाइएगा तो ये लगभग 89 या 90 रुपीस पड़ेगा आपको। यह स्थिति है और इस स्थिति के दायरे में आपको समझना होगा इस देश की इकोनॉमी से कैसे खुला खिलवाड़ हो रहा है। मसलन आप 2023 के आंकड़े को उठाइए। 2023 इसलिए क्योंकि 2024 का पूरा आंकड़ा सरकार ने अभी तक रखा नहीं है। भारत ने जो एक्सपोर्ट किया 2023 में और जो इंपोर्ट किया, उन दोनों के बीच सरकार को घाटा हो रहा था तकरीबन 7.5 लाख करोड़ का। और अगर डॉलर की कीमत 61 रुपए होती तो यह 7.5 लाख घट के 5 लाख हो जाता, यानी 2.5 लाख करोड़ रुपए बच जाते। यह है डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत का कम और ज्यादा होना। अब आप सोचिए, यह हमने जिक्र किया है चाइना का। यह चीन के साथ इंपोर्ट हुआ है $100 बिलियन, यानी तकरीबन 8,65,000 करोड़, और एक्सपोर्ट हमने किया है 1,40,000 करोड़। घाटा चाइना के साथ 2023 में लगभग 7.25 लाख करोड़ का है। सीधे तौर पर कहें कि जो हम इंपोर्ट कर रहे थे माल, जिसकी एवज में हमको 8,65,000 देना पड़ा, अगर मनमोहन सिंह के टाइम का डॉलर की कीमत होती 62 रुपए तो हमें देना पड़ता 6,16,000 करोड़ रुपए। यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, हम इंपोर्ट चाइना से कर क्या रहे हैं? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स, मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लास्टिक। यानी इस देश के भीतर में हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे धराशायी कर चुके हैं, यह उसकी पहली मिसाल है। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चीजों को परखना चाहते हैं और अगर अपनी जनसंख्या के लिहाज से बार बार आप चीन को देखना चाहते हैं तो एक बात समझ लीजिए, चीन का जो ट्रेड सरप्लस है वो भारत के कुल एक्सपोर्ट से ज्यादा का है। चीन को लगभग 992 बिलियन ट्रेड सरप्लस है। उसको अगर रुपए में कन्वर्ट कीजिएगा तो 85,88,000 करोड़, यह उसका ट्रेड सरप्लस है। और भारत के भीतर अगर आप 2023 का जिक्र कर रहे हैं तो कुल 854 का इंपोर्ट हमने किया और एक्सपोर्ट जो किया वो 776 का किया, यानी 67 लाख का हम एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं 74 लाख करोड़ का। और चाइना को फायदा ही हो जाता है 85 लाख करोड़ का, यानी उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के दायरे में भारत कहीं नहीं टिका है। और भारत का अनूठा सच यह है कि दुनिया भर के बाजार में भारत जो भी माल एक्सपोर्ट करते रहे, जैसे ही चाइना का सवाल आता है, भारत का झटके में जो भी एक्सपोर्ट का लाभ था वो घाटे में चला जाता है। और अब सवाल डॉलर का यहां पर आ जाता है। डॉलर की कीमत अगर 62 रुपए होती, जो अब लगभग 86-87 रुपए हो गई है,
तो एक झटके में भारत की इकोनॉमी को जो लाभ सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जरिए होना चाहिए था, वो तकरीबन 2.5, 3, 4, 5 लाख करोड़ तक पहुंच सकता था। लेकिन सरकार खामोश है, सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। अगला सवाल इस दौर में आ गया है कि भारत की पूरी इकोनॉमी को और कुछ नहीं, कच्चा तेल संभालता है, जो कि रशिया ने किसी तरीके से युद्ध के दौर में भारत की इकोनॉमी को संभाल लिया। अब यह माना जा रहा है कि दरअसल कुछ सख्त पाबंदियां लगेंगी रशिया के एक्सपोर्ट करने को लेकर, जो वो तेल एक्सपोर्ट कर रहा था। तो भारत को वो सस्ता तेल नहीं मिलेगा। और अभी तेल जो है, इससे पहले लगभग $67 बैरल जो था, वो बढ़ते बढ़ते अब $81 बैरल हो चुका है। भारत की जनता को कभी कोई लाभ नहीं मिला है, इसको थोड़ा स्पष्ट कर लीजिए। वो भारत की इकोनॉमी चलाने के लिए और जो पॉलिटिकल इकोनॉमी इस देश को संभाले हुए है, जिसमें मोदी सरकार कहीं पर भी कोई भी योजना का ऐलान कर कितना भी पैसा लगा देती है, यहां तक कि उसको खाद यानी फर्टिलाइजर तक पर सब्सिडी देनी पड़ रही है, क्योंकि वो जान रही है इस देश के भीतर में अनाज ही बचेगा। आखिर में जो 5 किलो मुफ्त का दे दीजिए या फिर बाजार के भीतर अनाज रखिए, क्योंकि इस देश का किसान अपनी पूरी ताकत के साथ उत्पादन करता है। वो खुद हैंड टू माउथ जरूर होगा, लेकिन इस देश का पेट भरने की दिशा में वो लगातार मेहनत करता है। और वहां पर लगभग 1.5 पौने 2 लाख करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी सिर्फ फर्टिलाइजर को लेकर सरकार दे रही है। अब इस सवाल के आगे आपके सामने 3 और बड़े सवाल होने चाहिए। पहला सवाल, नौकरियां बची नहीं हैं, पैसे बच नहीं रहे हैं, लोन ले पाने की स्थिति में इस देश की जनता आ नहीं पा रही है, हर क्षेत्र में लोन लेना कम हो गया है, कल तक जो क्रेडिट कार्ड थे उसमें कमी आ गई है। और इन सब के भीतर सरकार जिस इकोनॉमी को संभालने के लिए आगे बढ़ती हुई दिखाई देती थी, आपने देखा नहीं होगा बीते 12 महीनों में सरकार ने कोई उपाय इस देश की इकोनॉमी को संभालने के लेकर किए हुए। तो क्या सरकार पर से इकोनॉमी को लेकर भरोसा इस देश की जनता का उठ गया है? वो मानकर चल रही है कि जो पैसा है उसका सही उपयोग करो, अन्यथा आप कहीं के नहीं रहोगे। इस सवाल का जवाब दे पाने की स्थिति में सरकार को सामने आना चाहिए, क्योंकि अन्यथा सरकार मुश्किल में आ जाएगी। अगर जनता का भरोसा उठ जाएगा तो हमने आपसे शुरू में क्या कहा, आप राजनीति मैनेज कर सकते हैं, चुनावी जीत मैनेज कर सकते हैं, इकोनॉमी मैनेज कैसे कीजिएगा? और इकोनॉमी मैनेज वो करता है जिसको लगता है कि अगर इकोनॉमी मैनेज नहीं हुई तो उसकी सत्ता ढह के गिर जाएगी। अब इस एवज में इस देश के भीतर अलग अलग अदालतों में जो मामले चल रहे हैं अलग अलग कॉरपोरेट्स के, उसमें जो बैंकों का पैसा फंसा हुआ है, यानी बैंकों से कर्ज लिया, खुद को दिवालिया किया, मामला गया ट्रिब्यूनल में, कोर्ट में, एनसीएलटी में, आईबीसी में, कहीं भी मामला गया, वो पूरी रकम जो इस देश के भीतर की है वो तकरीबन 300 से लगभग 350 लाख करोड़ तक की है, जो मामले उलझे हुए हैं आपस में। इतनी बड़ी रकम अगर उलझी हुई है और उसको टुकड़ों में देखती है सरकार, कहेगी अच्छा एनसीएलटी, यहां तो मामला बहुत ज्यादा नहीं है, 1 सवा लाख करोड़, 1 सवा सौ लाख करोड़ का है। अच्छा, कितनी कंपनियां हैं जो इस पूरे मामले में देश में चीजों को उलझाए हुए हैं? 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी कंपनियां सीधे तौर पर सरकार की आंखों के सामने है। और मेरे ख्याल से वो पीएमओ के बेंच पर पड़ी हुई लिस्ट भी होगी, जिसमें नजर तो आ रहा है। लेकिन सरकार, हमने आपसे शुरू में कहा, सरकार इस वक्त खोज रही है शेयर बाजार को मैनेज कीजिए, और मैनेज हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे में अब सेबी के नए चेयरमैन के जरिए जो किसे लाया जाए, इसको लेकर लाल दीवारों के भीतर चर्चा है। और उसके आसरे कॉरपोरेट नेक्सेस और इस देश के पीएसयूज के भी शेयर सरकार ने अपने आंकड़ों के लिहाज से बढ़ा रखे हैं, तो उसकी भी खरीदारी नहीं हो रही है। और जो हमने कहा कि किस तरीके से इनडायरेक्ट वे में जो कॉरपोरेट मित्रों को लाभ देने की स्थिति में इस देश के जो शेयर खरीदने वाली एलआईसी और एसबीआई सरीकी जो हैं, वो किस रूप में शेयर खरीदकर सरकार के करीबियों को इनडायरेक्ट वे में लाभ दे रही है, जिससे उनको पैसा मिल जाए, फिर वो अपने फील्ड में पैसे के जरिए शेयर को आगे बढ़ाएं। ये मैनिपुलेशन अपने आप में काफी है ये बताने के लिए कि कम से कम सेबी
एक नियामक संस्था है तो उसको जांच करना चाहिए था, और इसी जांच की किया गया या नहीं किया गया, इसी को लेकर तो पार्लियामेंट्री कमेटी बुला रही थी आपको, लेकिन आप गए नहीं, क्योंकि सरकार ने कहा जाने की जरूरत नहीं, हम चीजों को संभाल लेंगे। कच्चे तेल की कीमत आज की तारीख में $81.5 प्रति बैरल हो चुकी है। इस दौर में भारत अपने तौर पर जो बाहर से तेल मंगाता है और जो जो प्रोडक्ट्स मंगाता है, अगर उस प्रोडक्ट्स के आश्रय देखा जाए तो अगर डॉलर की कीमत 62 रुपए होती तो भारत को कुल लाभ जो था वो एक झटके में एक साल में तकरीबन 12 लाख करोड़ का हो सकता था। ये पूरा खेल उस इकोनॉमी का है जिसमें रुपया डामाडोल होते चला गया, सरकार नहीं संभाल रही है। जो शेयर बाजार के जब आंकड़े आए कि 4 दिनों में लगभग 24,67,000 करोड़ रुपए डूब गए, इस डूबने और नहीं डूबने के भीतर मत जाइए, पूरी साख डामाडोल हो गई है कि जब तक अमेरिका की तरफ से यह क्लियर नहीं होगा कि भारत के ऊपर क्या क्या टैरिफ बढ़ाए जाएंगे, और इन सब के बीच नौकरियों को लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां, जो अमेरिकी कंपनियां जिन्होंने भारत के लोगों को हायर किया, वो अपने हायर को वापस कर रहे हैं। ये तमाम रिपोर्ट सरकार के पास है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर की यह परिस्थिति बताने के लिए अपने आप में काफी है कि सरकार चुनावी जीत को मैनेज किए हुए है, उसे इस बात का खौफ है नहीं। जब उसको इस बात का ही खौफ नहीं है तब वो क्या करेगी? शायद इसीलिए इस देश के उस पॉलिटिकल प्रोसेस को समझना होगा जहां पर लाडली बहना आती है और चुनाव आप जीत जाते हैं, और इसके पैरेलल में आप कोई भी नई परियोजना नहीं ला पाते हैं, आर्थिक प्रोत्साहन देने की दिशा में कदम बढ़ा नहीं पाते हैं। आपकी पूरी राजनीति हिंदुत्व के आश्रय चलती और दूसरी तरफ कास्ट और रिजर्वेशन का सवाल बड़ा होते चला जाता है। आपका इकोनॉमिक ग्रोथ की दिशा से ध्यान भटक जाता है, घरेलू उत्पादन नीचे चला जाता है, कोर सेक्टर नेगेटिव में आ जाता है। और किसी भी उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र के जरिए किसी देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती हो, उसमें अगर सिर्फ आप कोर सेक्टर का जिक्र करें, जो 8 सेगमेंट कोर सेक्टर के होते हैं, आपको जानकर हैरत होगी कि चीन और भारत के बीच इस कोर सेक्टर में जो चीन का मुनाफा है और जो भारत की कमाई है, भारत की कमाई और उसकी कमाई नहीं, उसके मुनाफे को जोड़िए तो वो मिनिमम 1000 टाइम आ जाएगा। यह स्थिति भारत के कोर सेक्टर की है। इस लहजे में इकोनॉमी को चलाया जा रहा है, और स्टेट इलेक्शंस में जो फ्रीबीज का जो चक्कर है, बहुत उठाने की कोशिश की गई कि इसको ना उठाया जाए, लेकिन सबको इसी में मगन रहे तो इसको संभाले कौन और संभले कैसे? इसीलिए जिस बजट की भी तैयारी लाल दीवारों के भीतर हो रही है, उसमें से कुछ निकल कर आएगा तो सिर्फ फिलॉसफी निकल कर आएगी। एक ऐसी फिलॉसफी जिसमें आपको बताया जाएगा कि भारत विकसित होने की राह पर है, और अब तो एक और बेंचमार्क निर्धारित कर दिया गया है $10 ट्रिलियन का, जो एक दशक में हो जाएगा। 5 ट्रिलियन अभी हुआ नहीं, अभी 3.5 ट्रिलियन का खेल हम लोग खेल रहे हैं, और पिछले 6 साल से इस बात को सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन अब विकसित भारत और तो हर का एक नया पायदान खड़ा करके सरकार पुराने पायदान को पूरा किया नहीं किया, इस दिशा में कोई कदम उठाना नहीं चाहती है। आखिर के 4-5 बड़े सवाल। पहला सवाल, जो सोच रहे हैं कि रोजगार मिलेगा, उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो स्थापित सेक्टर हैं वो रेलवे है, वो बैंक है। इन दोनों जगहों पर सरकार रोजगार दे पाने की स्थिति में, या रोजगार जो मौजूद है उसको 2014 में जितने रोजगार थे उसको भी छू पाने की स्थिति में नहीं आ पा रही है। दूसरा सवाल, जो तमाम मिनिस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर के हवाले किया जा रहा है कि वही प्राइवेट सेक्टर काम करें और इकोनॉमी में तेजी लाएं, जिससे हम 5 ट्रिलियन तक पहुंच पाएं। वो 5 ट्रिलियन कितने कॉरपोरेट के मुनाफे के जरिए पहुंचेंगे ये तो दूर की बात है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जनता के साथ जुड़ाव और जनता को लेकर सरकार की जिम्मेदारी और जनता को मिलने वाला सामान सस्ते में हो, यह असंभव चीज है। यानी प्राइवेट सेक्टर अपने मुनाफे के इर्द गिर्द चीजों को चलाएगा, जो आने वाले वक्त में जिसकी रफ्तार और तेज होने वाली है। तीसरा सवाल,
रोजगार नहीं, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, तो महंगाई सीधे तौर पर और ज्यादा बढ़ेगी। जो अभी थोक महंगाई दर पॉइंट में आपको दिखाई दे रही है, दरअसल इसके भीतर जब आप घुसिएगा तो खुदरा महंगाई दर भी आने दीजिए। चार चीजों पर नजर रखिएगा, और चार चीजें इस देश के गरीबों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है: आलू, प्याज, कड़वा तेल, सरसों का तेल, और अब आप नमक को भी जोड़ दीजिएगा। और फिर देखिएगा कि किसकी कितनी कीमत बढ़ी है। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बजट का ही तो इंतजार करना है। एक डेढ़ महीने का खेल है पूरा, आपको समझ में आ जाएगा महंगाई का मतलब होता क्या है। ये तीसरा सवाल है। चौथा सवाल, क्या इस दौर में वाकई आरबीआई और इस देश के बैंक सक्षम नहीं है? तो जो बैंकों का जो प्राइवेटाइजेशन की दिशा में था, उससे हटकर अब सरकारी बैंकों के नियम कायदे प्राइवेट बैंकों के हिसाब से चलेंगे, यानी ग्राहकों पर और बोझ पड़े। जो एक इस देश में बैंकिंग प्रणाली का नेशनलाइजेशन करना और सरकार का बैंकों को अपने हाथ में लेकर इस देश के ग्राहकों को जो लाभ देने की जिक्र था, वो सारी चीजें धीरे धीरे आपको लापता नजर आएंगी। और जो पैसा इस दौर में आप बैंक में रख रहे हैं, उसकी कीमत और कम होती हुई आपके सामने उभरकर सामने आ रही है, वो और तेज हो जाएगी। और पांचवा और आखिरी सवाल, इस देश में अगर कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट की दिशा में कदम बढ़ा नहीं सकते हैं, तो बचा शेयर बाजार। और शेयर बाजार की स्थिति कितनी नाजुक होगी, उस नाजुक की स्थिति में अंकों के लिहाज से आप देखना चाहते हैं, या अपनी रकम जो आपने जहां जहां लगाई है उस लिहाज से समझना चाहते हैं, तो फिर समझ लीजिए इस देश के भीतर में, वो चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे आईटी सेक्टर हो, यानी सर्विस सेक्टर से जुड़ी हुई हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई हो, वो तमाम चीजें कैसे धराशायी होगी। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिका अब अपनी पहल खुले तौर पर वो अपने नेशनलिज्म के तहत दिखाने जा रहा है, और उसमें आप कैसे संभलेंगे, या उसके लिए कोई विजन और कोई पॉलिसी है या नहीं है, तो हम कह सकते हैं एक ही पॉलिसी है, पॉलिसी पैरालिसिस है ये, जिसका जवाब किसी के पास नहीं। इसीलिए प्रधानमंत्री हो, वित्त मंत्री हो, आरबीआई गवर्नर हो, सेबी की चेयरमैन हो, किसी भी विंग के किसी भी शख्स को ले लीजिए जो संभाल रहा है, इस दौर में वो जवाब देने क्यों नहीं आ रहा है, यह सवाल पूछना चाहिए। लेकिन आप पूछेंगे किससे? कोई लापता है, कोई उद्घाटन में व्यस्त है, पूछेंगे किससे? मेरा देश बदल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।